हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। करते हैं फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, जिसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं। आई बात समझ में? तो वीडियो को कोशिश करना कि आप सीरीज वाइज ही देखो, ठीक है? तो आपको अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई डाउट कोई रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने उस फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें जिनका एग्जाम मात्र एक हफ्ते बाद अब होने वाला है। करते हैं फिर शुरू बेस थ्योरम। तो अब तक हमने जो दो मेथड्स पढ़े, एक तो क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक पढ़ा हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? दोनों पढ़ लिए। लेकिन बेस थ्योरम इन सबसे अलग है, क्योंकि अब तक हम करते क्या थे कि जैसे मान लो हमारे पास कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है? ताश के पत्ते रखे हुए हैं, हमें उनमें से कोई सा कार्ड निकाला, जैसे कि हमने कार्ड निकाला ब्लैक है, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमने बता दी, ठीक है? कार्ड रेड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बता दी हमने। कार्ड एस का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यही बता देंगे। जैसे एक डाई उछाला, डाई पे बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब हमने अब तक निकाले। लेकिन बेस थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं होता। बेस थ्योरम होता क्या है, एक क्वेश्चन से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो आपके पास दो बॉक्स रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? दो बॉक्स। एक बॉक्स में कुछ बॉल है रेड और ब्लैक कलर की, दूसरे बॉक्स में कुछ बॉल है लाल और काली कलर की। आई बात समझ में? आपको आंख बंद करके किसी एक बैग में हाथ डालना है। क्या करना है? आंख बंद करके एक बैग में हाथ डालना और वहां से एक बॉल निकालनी है। क्या निकालनी है? एक बॉल निकालनी है, और बता देगा वो बॉल रेड कलर की है या फिर ब्लैक कलर की है। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल रेड कलर की है तो बैग फर्स्ट से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर वो बैग सेकंड से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। आई बात समझ में? ये हमें किस में करना है? बेस थ्योरम में। चलो फिर एक क्वेश्चन समझते हैं, उससे आपको अच्छे से कुछ क्लियर हो जाएगा। सेम टू सेम वही सवाल है। दो बैग है, एक है बैग फर्स्ट यानी कि झोला नंबर पहला, ठीक है? ये हमारा एक झोला है। इस झोले में यानी कि इस थैले में हमारे पास 3 लाल बॉल है और 4 काली बॉल है, 4 ब्लैक बॉल। और एक है, ये हमारा हो गया बैग फर्स्ट, और दूसरा हमारे पास एक बैग सेकंड में है हमारे पास, ठीक है, 5 लाल बॉल यानी कि 5 रेड बॉल और 6 काली बॉल यानी कि 6 ब्लैक बॉल। ये हमारे पास है बैग सेकंड, ठीक है? अब उसने क्या बोला? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स। मतलब हमने किसी भी एक बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाल ली। इट इज फाउंड टू बी रेड। मैंने कहा था ना कलर वो बता देगा, वो आपको कलर बता देगा पहले से, क्या है? लाल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट was drawn from bag first। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बता कि वो बैग फर्स्ट में से ही निकाला गया है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई एक बात सुन लो, जिस चीज की तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकाली हो ना, उसे आंख बंद करके इवन इवेंट मान लिया करो। क्या मान लोगे? इवन इवेंट। तो लेट इवन बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट। मतलब जो वो कह रहा है ना, जिस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी नहीं है उसे इवन मान लो आंख बंद करके, ठीक है? और E2 मान लो बिल्कुल इसका उल्टा। E2 क्या मान लोगे? बिल्कुल इसका उल्टा। और उल्टा क्या हुआ है कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं मानते। हम क्या मानेंगे कि जो ये कौन सा इवेंट है कि बॉल जो आया है वो कहां से आया है? बैग सेकंड से। आप ये कोमा मत यूज करना एग्जाम में, आप पूरी बात लिखना, E2 बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। आई बात समझ में? अब लगे हाथ, इनकी प्रोबेबिलिटी और निकाल लो। क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। अब P-E1 एक सिंपल सी बात है यार, अब मैं बैग फर्स्ट को चूज करूं और बैग सेकंड को चूज करूं, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आधी आधी। तो P-E1 कितना हो गया हमारे पास? 1/2, यानी कि बैग फर्स्ट चूज किया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, क्योंकि दो ही बैग है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 चूज होने की, इसकी भी 1/2। P-E2 ये भी कितना आ गया? 1/2। हो सकता है 3 बैग होते तो मैं 1/3 लेता। अब मैं यहाँ से एक बात और इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। जो भी आपने E1 E2 माना है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते आप चेक करें ना, इन दोनों का सम, जितने भी इवेंट आएंगे, हो सकता है इजीली आ जाता उसका भी सम, उन सबका सम कर लो। अगर 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। यहाँ देखो 1 आ रहा है, 1/2 प्लस में 1/2 कितना हो गया? 1। आधा और आधा एक ही होता है। फिर मैं गया आगे, यानी कि अगले पार्ट पे इसके। अब वो इवेंट लिखो जो गिवन है, और गिवन क्या है कि भाई जो बॉल हमने निकाली वो किस कलर की है? वो लाल कलर की है। तो लेट
R be the event, let R be the event ball R be the event red ball is found, कि भाई जो बॉल हमें मिली है वो किस कलर की है, लाल कलर की है। हमने उस इवेंट को क्या मान लिया, आर मान लिया। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। आगे मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, पी आर बाई इवन। इस आर बाई इवन का मतलब क्या है, देखो कि भाई लाल बॉल आई हो और जब इवन इवेंट हुआ हो। इसको कैसे पढ़ोगे, जब लाल बॉल आई हो और हमने बैग फर्स्ट चूज किया हो, तो बैग फर्स्ट के पास गया तो मैंने देखा बैग फर्स्ट के पास तो 3 ही लाल बॉल है ना, तो भाई लाल बॉल तो 3 में से आई होगी और डिवाइड बाय टोटल में कितनी बॉल है, 4 जमा 3 7, ये आ गया। ऐसे ही पी आर बाई ई टू, मतलब लाल बॉल आई हो और जब बैग 2 चूज किया हो तो बैग 2 में कितनी लाल बॉल है, 5, और नीचे क्या आएगा, फेवरेबल बाय में टोटल कितना है, 6 और 5 11 बॉल थी टोटल मिला के। ये बन गया हमारे पास, ये 4 चीजें आ चुकी। अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मूला क्या बनेगा, पी इवन बाय आर। हमेशा जानना फॉर्मूला ऐसे बनेगा, इवन यानी कि वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है, आर यानी गिवन इवेंट, या तो कंडीशनल में कर देते हैं ऐसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। देखो अब यहाँ पे आई बस समझ में, यही तो हमें निकालना है कि भाई बैग फर्स्ट चूज हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी को तुमने क्या माना था, इवन। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर दूसरा इवेंट यानी कि आर हो चुका है, यानी कि लाल बॉल आ चुकी है, यही तो हमें निकालना है। हर केस में सिर्फ ध्यान रखना, हम इवन उसी मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है, तो फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही बनेगा। और यहाँ पे क्या हमेशा गिवन इवेंट। जैसे जैसे मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपको धीरे धीरे और चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो इवन बाई आर, ठीक है, तो भाई इवन बाई आर, अब इसका फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, पी इवन, पहले यूं का यूं लिख लो, पी इवन मल्टीप्लाई में पी, इसका उल्टा कर दो, अब जो भी उल्टा है उल्टा कर दो, आर आगे इवन नीचे, ठीक है। फिर जैसा का जैसा है ना, सेम टू सेम नीचे उतार दो इसे, तो पी इवन यूं का यूं उतर जाएगा, मल्टीप्लाई में पी आर बाई इवन भी उतर जाएगा, बीच में प्लस, फिर लिखोगे आप इवन की जगह जहां जहां इवन है वहां कर दो E2 और मल्टीप्लाई में पी आर बाई E2। अगर E3 होता तो मैं E3 भी कर देता। अब देखो पी इवन कितना है, अगर मैं पी इवन की बात करूं तो पी इवन है हमारे पास वो रहा 1/2, मल्टीप्लाई में पी आर बाई इवन कितना है, ये रहा 3/7, 3/7 अपॉन में पी इवन कितना है, फिर से वही 1/2, मल्टीप्लाई में पी आर बाई इवन वो कितना है हमारे पास 3/7, प्लस में अब करना है क्या है मुझे, पी ई टू कितना है 1/2, और मल्टीप्लाई में क्या चाहिए मुझे, पी आर बाई ई टू निकाला था मैंने, ये रहा 5/11, ये भी आ गया 5/11। जब सोल्व किया मैंने इसे, तो भाई देखो सोल्व करना सबको आता है, तो मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से क्रॉस में कुछ कट नहीं रहा, तो 3 गुना में 1 कितना हो गया 3, और 7 गुना में 2 14, ये आ गया। नीचे बात करूं 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, ये भी आ गया। बीचे प्लस जब यहाँ पे बात करूंगा 5 गुना में 1 5, और 11 दूनी 22 भी आ गया। जब सोल्व किया मैंने यहाँ पे, तो 3/14 यूं का यूं, नीचे जब देखा मैंने तो 14 और 22 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो 14 गुना 22 ही रख दो एलसीएम में, ठीक है। और जब इसको करूंगा मैं इससे डिवाइड, तो भाई ऐसे सोल्व करते हो ना, जो भी एलसीएम है उसको करेंगे इससे डिवाइड, तो 14 14 कैंसिल हो जाएगा, 22 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 22 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से, तो 22 गुना में 3 कितना हो गया 66। और यूं भी ध्यान देना, जब आपका एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई से बन रहा हो तो सीधा इसकी से गुणा कर दिया करो, इसकी से गुणा कर दिया करो। जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा 14 पंजे 70 आ गया। बाकी सिंप्लीफाई करना आपको बेस्ट आता ही है, इससे हमारा ये कट जाएगा, तो 14 से 14 22 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 22 गुना में 3 कितना हो गया, ये बन जाएगा 22 इंटू में 3, और नीचे ये इन दोनों को प्लस कर दो, तो 70 और 66 कितना हो गया 136, ये आ गया। अब 22 गुना में 3 कितना हो गया 66/136, ठीक है। अब काटना शुरू कर देते हैं, 2 से कट रहा है तो 66 आएगा 3 और 3 पे, इसे काटूंगा 13 तो नहीं, 2 के पाड़े में 12 आएगा, 6 पे 1 रह गया, 16 आएगा 8 पे, ये आ गया। ये हमारे पास हमारा आंसर है 33/68। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि लाल बॉल आई हो, और हमने क्या निकाली प्रोबेबिलिटी किसकी, कि वो बैग 1 में से आई हो।
आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास कंप्लीटली बेस्ड थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन जब भी आता है ना तो भाई कम से कम बड़े नंबरों में आता है, यानी कि 6 नंबरों में 7 नंबरों ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका, तो ध्यान रखना है इस थ्योरम को, क्योंकि सब कुछ यूज करवा लिया उसने, कंडीशनल भी लगवा ली इस थ्योरम के अंदर, ठीक है, और ये सब भी लगवा लिया। आई बात समझ में? तो भाई ध्यान से समझना इस वाली थ्योरम को। तो उम्मीद है थ्योरम का कंसेप्ट यूं ही चलेगा इस पूरे का, क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे, पैराग्राफ टाइप सवाल आएगा इसका। अब मैं धीरे धीरे और क्वेश्चंस के ऊपर जब बात करूंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वाला टॉपिक। आई बात समझ में? जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे और भी क्वेश्चंस। चलो फिर अब हम देखते हैं एक और सवाल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले पढ़ते इस क्वेश्चन में लिखा गया है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, एक मतलब एक क्वेश्चन का जवाब देने में ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब टेस्ट कैसा है? मल्टीपल चॉइस, है ना, जय माता दी, ठीक है। तो अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस, या तो वो आंसर जानता है, भाई अच्छी बात है जानता है तो, या फिर वो तुक्के लगाता है, गैस करता है ना, जय माता दी बोला तो मैंने अभी भी, जो उनसे ऑप्शन पे सही बैठ जाए वही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, मतलब 3/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, क्यों तुक्के मारता है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। इसने क्या बोला यहाँ पे, इंग्लिश आती होगी समझ में आपको, एज्यूमिंग दैट, ये मान के चलो कि अगर वो तुक्के लगाता है, ठीक है, आंसर पे, विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, तो वो ठीक होगा 1/4 की प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब 1/4 चांस है कि वो ठीक होगा। अरे यूं भी देखो एमसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 1/4 ही बनेगी प्रोबेबिलिटी ठीक होने की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। अब आया क्वेश्चन में वो मजा जो हमें चाहिए, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, ये हमें निकालना है। और गिवन दैट, रुक जाओ यहाँ, गिवन दैट, अब गिवन इवेंट आने वाला है, वो क्या, ही आंसर करेक्टली, कि वो आंसर सही जवाब देगा उसका। आई बात समझ में? तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसी निकालनी है कि वो आंसर जानता है, तो बस भाई इसी को मैं क्या मान लूंगा, इवन, इसी को मान लेंगे इवन। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी में निकालनी है उसे आंख बंद करके इवन इवेंट लेट कर लिया करो। तो लेट इवन बी द इवेंट, ही क्या है, ही नोज द आंसर, वो आंसर जानता है, समझदार बच्चा है, या ही नोज द आंसर, आगे भागने की जरूरत नहीं है, यहीं रुको। एंड E2, अब मानो E2 इवेंट, E2 इवेंट क्या होगा, नहीं भाई वो तुक्केबाज था, उसे नहीं पता घंटा किसी भी चीज का, ठीक है, तुक्के मार के आएगा, ही गैसेस द आंसर, भाई हमारा तुक्केबाज है। अब लगे आधी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो P इवन की प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता है, अब आंसर जानता है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/4, तो 3/4 पुट कर दो यहाँ पे। और PE2 कि वो तुक्केबाज था, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। अरे भी देखो सम देखो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, 3/4 प्लस में 1/4, नीचे वाला सेम है, 3 और प्लस में 1, 4, 4/4 1 हो जाएगा। अगर इनका सम 1 नहीं आ रहा तो समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं नाश करा है, काम बिठाया है, तो भाई ठीक करना पड़ेगा। आई बस समझ में? अब यहाँ पे देखो इससे आगे ये तो समझ में आ गया PE1 और PE2 की प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, गिवन इवेंट, और गिवन इवेंट क्या था, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, उसने जवाब सही दिया है। तो लेट सी बी द इवेंट, जब सी बात बोलेगा मैं सही लेट कर लूंगा, लेट सी बी द इवेंट, अरे पीछे लाल बॉल निकाली थी तो मैंने R मान लिया था, लेट सी बी द इवेंट ही आंसर्ड करेक्टली, तो उसने जवाब क्या दिया है, सही दिया है। अब PC/E1, PC/E1, अब ध्यान से समझना इस बात को, PC/E1 को। अब इसका मतलब क्या है कि उसने जवाब सही दिया है जब इवन इवेंट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, अब इसका थोड़ा ध्यान समझना भाई, उसने जवाब सही दिया है जब, अब इवन इवेंट क्या था, वो ही नोज द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहीं पे ही लिखा हुआ है ये बात तो, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं इस बात को। उम्मीद है कई बच्चों ने जिनका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक है उन्होंने पता लगा भी लिया होगा PC/1 का आंसर क्या होगा। एक बात बता मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है ये, C1 क्या है कि उसने आंसर का जवाब सही दिया है, और इवन क्या है, जब वो आंसर जानता है, ही नोज द आंसर। अरे एक बात बता, अगर मैं आंसर जानता हूं तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं जानबूझ के गलत जवाब दूंगा, सही जवाब दूंगा, तो बस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगी प्रोबेबिलिटी कि आंसर मेरा सही होगा जब मैं आंसर जानता था, जब आंसर जानता था तो सही होगा, 1 होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। PC/E2 यानी कि मैंने आंसर का जवाब सही दिया होगा जब E2 इवेंट हुआ हो, जब मैंने तुक्का लगाया हो, तो अब क्या होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4, सवाल वाले ने खुद बोली थी 1/4,
कि भाई अगर तू तुक्का लगाता है तो 1/4 चांस है कि तेरा जवाब क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे तो 1 है बिल्कुल। आई बात समझ में? चलते हैं अब आगे। चारों चीज़ हमारे पास आ चुकी है, फॉर्मूला बनाते हैं फटाफट। फॉर्मूला क्या बनेगा किसका? हमेशा इवन आगे आएगा, क्योंकि हम इवन मानते हैं किसको है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और यहाँ पे क्या आएगा? गिवन इवेंट। गिवन इवेंट क्या था? सी। अब सोल्व कैसे करोगे? यहाँ पे क्या आएगा? पहले पी इवन मल्टीप्लाई में, अब इसका उल्टा कर दो, फॉर्मूला बनाना समझा रहा हूँ, इसको उल्टा कर दो तो पी सी बाई इवन। डिवाइड में बात करूं तो ये जो है यूं का यूं उतार लो, तो पी इवन उतर गया, मल्टीप्लाई में पी सी बाई इवन भी उतर गया। अब प्लस में जहां जहां इवन है वहां वहां ई2 कर दूंगा, तो पी ई2 मल्टीप्लाई में पी सी बाई ई2, ये भी आ गया। ठीक है, अब पी इवन की बात कर लेते हैं। तो पी इवन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है क्या? बिल्कुल है, 3/4 मल्टीप्लाई में पी सी बाई इवन, ये भी है 1 अपॉन में ये यूं का यूं आ जाएगा, तो 3/4 यानी कि पी इवन और इनटू में पी सी बाई इवन, ये भी 1 था, बीच में प्लस। अब पी ई टू कितना है? 1/4 और मल्टीप्लाई में पी सी बाई ई2, वो कितना है? वो भी 1/4। अब एक बात को ध्यान समझना, अगर आपको बेस सेम करना है दोनों तरफ, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी, फिर बेस सेम करना तो एक काम कर लो यहाँ पे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेना, वैसे तो मैं एलसीएम ले दूंगा, देखते हैं अभी। 3/4 नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सोल्व करूंगा, ये आएगा 3/4 और प्लस में 1 की 1 से करूंगा 1 और 4 की 4 से करूंगा 16। कई ऐसे होंगे इसको इससे काट देंगे, बेटे बीच प्लस भी है, क्यों नाश करने पे लगा हुआ है, क्यों काटेगा उसे। अब एलसीएम लो, तो 16 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 16। नीचे ले लेते हैं, 16 और 4 का एलसीएम 16 करूंगा 4 से डिवाइड, तो 4 के बारे में 16 कितनी पे आएगा? 4 पे, फिर 4 क्योंकि 3 से गुणा, तो 4 3 12 बीच में प्लस 16 करूंगा 16 से डिवाइड, तो 16 के बारे में 16 कितनी पे आएगा? 1 पे, और 1 गुणा में 1 ही आ गया। और ऊपर क्या रह गया? 3/4, ऊपर 3/4 यूं का यूं। अब 3/4 ऊपर यूं का यूं, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 16 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 12 और 1 13, ये आ गया। 4 से 16 गया कितने पे? 4 पे, 4 3 12 बटे में 13 हमारा आंसर आ गया। सवाल खत्म। ये हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसने जवाब सही दिया होगा। ठीक है, मतलब वो आंसर जानता था, ठीक है, जब उसने जवाब क्या दिया होगा? सही दिया होगा, याद हो चुकी है। तो बस 12/13 है हमारा पूरा आंसर। आई बात समझ में? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। आई बात समझ में? मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमने 2 क्वेश्चन किए बेस थ्योरम के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेस थ्योरम। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जब आराम से, मैंने फिर बोल रहा है भाई, हर एक टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आएगी ना, वो हम करेंगे सीरीज खत्म होने के बाद। मैं साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल करवा भी रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं घर पे बैठ के। पर भाई ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हो सकता है कैलकुलेशन में फिर किसी न किसी कंसेप्ट में टॉपिक में मिस्टेक करके आओ एग्जाम के अंदर। आई बात समझ में? फिर मुझे मत बोलना कि भैया जो आपने करवाया था वो आया नहीं, वो आएगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आई बात समझ में? और जो मेरे को प्रैक्टिस करवानी है वो मैं करवाऊंगा बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के एंड में। आई बात समझ में? जिसको मतलब सीरीज के एंड में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।